हेलो दोस्तों, घटना चक्र के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज कोशिश करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम चीज़ें राष्ट्रीय स्तर की समाप्त कर लें। तो पहली जो न्यूज़ है वो है पहला पंचायत उन्नति सूचकांक, यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स इसको बोलेंगे। ये अभी पंचायती राज मंत्रालय जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है। भारत सरकार के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय जो है कार्य करती है। ये क्या करेगी? ये एक नवीन मानक है जो कि पंचायतों के बीच सतत विकास लक्ष्य, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं इंग्लिश में, जिसका टारगेट है हम लोग को 2030 तक अटेन करना था, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं इसमें, पूरा विश्व पीछे है। उसकी प्रगति का मूल्यांकन करता है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर कितनी ज़्यादा प्रगति कर चुके हैं या सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर कितनी ज़्यादा वो पंचायतें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला उन्नति सूचकांक आया है। तो ये वर्ष याद रखिएगा कि किस वर्ष के लिए आया है। अगर पूछा जाएगा कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जिसको PAI भी कहते हैं, वो किस वर्ष के लिए जारी हुआ है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जारी हुआ है। अब ये देश भर की जो ग्राम पंचायत है उसके समग्र विकास को देखेगी, यानी कि क्या इंक्लूसिव उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, समग्र विकास क्या हो रहा है, क्या परफॉर्म कर रही है, प्रदर्शन कैसा है, और प्रगति का आकलन 9 विषयों पर किए गए स्कोर के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो LSDGs यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि किसी एक स्थान विशेष के लिए, लोकल स्तर के लिए ये बोला जाता है, तो बोलते हैं लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, स्मरणीय तथ्य क्या है, क्या क्या चीज़ें परीक्षा में उपयोगी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि फंसे, बस एक व्यू दे देता हूं कि 9 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायती उन्नति सूचकांक जारी किए, यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जारी करते हैं। कौन जारी करता है? तो पंचायती राज मंत्रालय जारी करता है। क्यों 9 अप्रैल को जारी करता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि 9 ही अप्रैल को क्यों जारी किया। चलिए, ये बेसलाइन रिपोर्ट है जो कि देश में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने का एक परिवर्तनकारी उपकरण है, यानी कि 2.5 लाख पंचायत जो पूरे देश में है हमारे, उनमें क्या एडवांसमेंट हो रही है, यानी कि लोकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर कितना हम लोग अग्रसर हैं, इसी को नापने का कार्य करता है। इसमें कुल 9 विषय हैं। ठीक है, तो पंचायत मतलब इसके अंतर्गत 9 विषय आते हैं। पहला आता है कि गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका, यानी कि कोई पॉवर्टी ना रहे और आजीविका जो लिवलीहुड है आपकी वो आपका एक बेहतर तरीके से रहे। ठीक है, दूसरा है स्वस्थ पंचायत, कि हमारी पंचायत जो है वो स्वस्थ है, वहाँ पर लोग स्वस्थ हैं बेसिकली। ठीक है, तीसरा है बाल अनुकूल पंचायत, यानी कि बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड वो पंचायत है कि उनके लिए, बच्चों के लिए जो भी बेसिक नीड होती हैं, लाइक स्कूल्स होते हैं या आंगनवाड़ी वाला हो गया सेंटर, इस तरह की जो भी बेसिक नीड है वो वहाँ पर बच्चों को अवेल कराई जा रही है। चौथा है कि जल पर्याय पंचायत, की हमारी पंचायत एक मतलब सैनिटेशन वाला, यानी कि प्योर वाटर दे रही है। जैसे नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट आया था, तो उसके अंतर्गत जो है नल से जल करके सबके घर में लगभग टोटियां लगाई गई। ठीक है, समरसिबल किया गया जहां पर जरूरी था समरसिबल, और हैंडपंप तो बहुत वर्ष पहले से ही लगा हुआ है। फिर आता है स्वच्छ एवं हरित पंचायत, की कितना क्लीन है, कितना ग्रीनरी है उस पंचायत। नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, की कितना आत्मनिर्भर है। लाइक जैसे मनरेगा था, तो वो क्या करता था, किसी भी पंचायत को आत्मनिर्भर बनाता था कि 100 दिन का काम दे रहे हो तो यानी कि व्यक्ति वहाँ रुकेगा 100 दिन के लिए ना, कम से कम उसको जीवन यापन का एक स्थान वहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो कितना बुनियादी ढांचा युक्त है, कितना आत्मनिर्भर बना रहा है। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। नेक्स्ट है कि सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित पंचायत, कि सामाजिक रूप से सोशली कितना ज़्यादा वो सुरक्षित है, कितना प्रोटेक्टेड है। लाइक कि आप 8 बजे के बाद अपनी पंचायत में टहल सकते हो कि नहीं टहल सकते हो, क्या महिलाएं घर से बाहर 7 बजे शाम के बाद या सुबह में ही तड़के सुबह निकल सकती हैं, सुरक्षित है या नहीं है, मतलब ऐसी तो क्रिमिनल घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, मतलब कि समझ रहे हैं ना कि लोग साक्षर हैं, सब लोग मतलब पूरे रूप से ओपन माइंडेड है। ठीक है, तो ये हो गया एक सामाजिक और न्याय संगत सुरक्षा की हो गई कि भाई लड़कियां जब पढ़ रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उस पंचायत में ऊपर से ही ये फरमान आ जा रहा है कि नहीं लड़कियां नहीं पढ़ सकती 12th के बाद, इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं है। फिर आता है सुशासन युक्त पंचायत, की एडमिनिस्ट्रेशन कितना बढ़िया है उनका। ठीक है, सुशासन कितना है कि आप कोई काम करवाने जा रहे हो, मान लीजिए पंचायत प्रधान से ही, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रधान आपसे हर चीज़ का 100 रुपये 50 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, तो सुशासन कितना बढ़िया है, क्या ऊपर से आने वाली योजनाएं आप तक आच्छादित हो पा रही हैं कि नहीं आप हो पा रही हैं। ठीक है ना, और महिला अनुकूल पंचायत, ये तो होनी ही होनी चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है कि पंचायतों में, मतलब उस पंचायत में अगर मान लीजिए किसी महिला को कोई काम कराना है तो वो पंचायती भवन पर जा ना पाए। ठीक है ना,
ऐसा उसको डर लगे, या फिर महिलाओं का कोई भी काम उस पंचायत में सुरक्षित ना हो, ठीक है, या फिर महिलाएं अपने घर से बाहर ही सुरक्षित ना हो, ऐसा तो नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये 9 चीज़ों को जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। विभिन्न ग्राम पंचायत द्वारा PAI, वही जो मैंने बताया कि पंचायत और यहाँ पर एडवांसमेंट जो इंडेक्स है उसके स्कोर को और फिर विषयगत स्कोर के आधार पर इन ग्राम पंचायत को प्रदर्शन के लिए श्रेणी बनाई गई है। तो अगर आप 90 से अधिक स्कोर पाते हैं 100 में, तो आपको अचीवर की कैटेगरी में, यानी कि पूर्ण लक्ष्य प्राप्तकर्ता की कैटेगरी में डाला जाएगा। अगर आप 75 से 90 पाते हैं, ठीक, तो उस स्थिति में आपको फ्रंट रनर बताया जाएगा, यानी कि आप तेज दौड़ रहे हो, इस तरह का बताया जाएगा, अग्रणी बताया जाएगा। अगर आप 60 से 75 के बीच में पाते हैं, यानी कि 60 से 75 इस तरह का कुछ पाते हैं, तो वहाँ पर आपको बेहतर प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मर बताया जाएगा। एस्पायरेंट बताया जाएगा अगर 40 से 60 पाते हैं। बिगिनर बताया जाएगा 40 से नीचे पाते हैं। और कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में नहीं है, यानी कि 90 प्लस किसी भी पंचायत ने, लगभग 2.5 लाख पंचायत है इंडिया में, तो 90 प्लस जो है किसी भी पंचायत ने जो है स्कोर नहीं किया है, ठीक है। गुजरात में सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतें अग्रणी यानी कि यहाँ पर फ्रंट रनर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा में भी फ्रंट रनर है, 346 टोटल फ्रंट रनर है, ठीक है ना। अगर हम लोग को बात करनी है खास करके अपने यूपी की, तो वो भी देख लेते हैं। इसके बाद 270 पंचायतें आती हैं जो कि फ्रंट रनर की हैं, वो भी तेलंगाना में आती हैं। तो पहला गुजरात में आ रही हैं जो आपके वेस्ट वर्ड पड़ता है किनारे, ठीक है ना, ये वाला स्टेट गुजरात, ठीक है। और ईस्ट वर्ड आप जाओगे तो ये पूरा जो है आपका, अच्छा यहाँ से नहीं, ये पोर्शन है आंध्र प्रदेश में से कट के ये तेलंगाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर ऐसे भारत बनाया जाए, मैं ये बनाया हूँ बेसिकली, तो बीच से कट के ये तेलंगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ 270 पंचायतें हैं और त्रिपुरा में 42 पंचायतें हैं। तो कुल मिला के ये मानेंगे कि जो फ्रंट रनर की शुरुआत है वो गुजरात है, फिर गुजरात के बाद तेलंगाना है और फिर त्रिपुरा है, क्रमशः 350 के आसपास, 270 के आसपास और यहाँ पर 42 पंचायतों के साथ। अधिक संख्या में बेहतर प्रदर्शन करने वाले यानी कि परफॉर्मर राज्य अगर देखे जाएँ तो वहाँ पर भी गुजरात है, 13,000 13,500 प्लस पंचायतें हैं वहाँ पर ऐसी। फिर महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद तेलंगाना, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश आता है। तो तीसरा जो है परफॉर्मर यानी कि 60-75 के बीच में अगर आप बात करें, ठीक है, तो ये जो है आपका, ये पता नहीं क्यों नीचे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये 60-75 के बीच की बात कर रहा है। तो अगर 60 से 75 के बीच की बात करें तो उसमें क्या बोलेंगे, उसको परफॉर्मर बोलेंगे। और परफॉर्मर श्रेणी में जो है सबसे पहले गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यानी कि परफॉर्मर में उत्तर प्रदेश का रैंक पूछ सकता है, तो वो चौथी रैंक है यूपी की, तो यूपी की रैंक है 5th किस में, तो परफॉर्मर में, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, क्या इसमें बता रहा है, उत्तर प्रदेश में केवल 3 ग्राम पंचायतें अग्रणी हैं फ्रंट रनर। वही फ्रंट रनर की बात कर रही है जहां गुजरात में 350 मतलब 346 हैं, तो ऐसी फ्रंट रनर पंचायतें उत्तर प्रदेश में केवल 3 हैं। उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत है जो कि बख्शी का तालाब लखनऊ में पड़ती है। उसका स्कोर कितना है, तो 76.43 है। स्कोर से कोई मतलब नहीं है हम लोग को। धनोहरी ग्राम पंचायत, ऐसे आप पूछा जा सकता है, प्रश्न कैसे बनेगा, पूछेगा कि धनोहरी ग्राम पंचायत जो कि बख्शी का तालाब लखनऊ में पड़ती है, उत्तर प्रदेश की ओर से चुनी हुई पंचायती ए यानी कि आपका एडवांसमेंट इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंतर्गत, ठीक है ना, उन्नयन पंचायती उन्नयन इंडेक्स के अंतर्गत किस मतलब श्रेणी में पाई जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि अचीवर में पाई जाती है, कि फ्रंट रनर में पाई जाती है, कि परफॉर्मर में पाई जाती है, कि बिगिनर में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ाई की होगी अच्छे से इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप बता दोगे कि भाई मतलब उत्तर प्रदेश की ओर से ये आपका फ्रंट रनर में पाई जाएगी। फिर तेलंगाना में बर्नपुर एक पंचायत है, ये शीर्ष रैंक प्राप्त की है पंचायत, जिसका PAI स्कोर 84.09 है, ठीक है ना। अगर ये 90 प्लस पा जाती तो फिर ये अचीवर कैटेगरी में आती, लेकिन कोई भी अचीवर कैटेगरी में नहीं है। 84.89 ये बर्नपुर ग्राम पंचायत तेलंगाना की है जो कि सर्वाधिक जो है पाई है। अगली न्यूज़ यहाँ पर आती है, इम्पॉर्टेंट नहीं है अगली न्यूज़, लेकिन देखते हैं कि कुछ पॉइंट अगर इसमें मिलता है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आपको मैं बता दूंगा। है ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 देश में न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता पर केंद्रित एक राष्ट्रीय रैंकिंग रिपोर्ट है। अब इतना हिंदी लिखा हुआ है तो इसको कैसे समझेंगे कि देखिए, इसका मेन टारगेट है कि कौन सा राज्य है या किस राज्य की क्षमता है ऐसी जो कि सबसे ज़्यादा अपने वहाँ न्याय दे दे,
समझ मतलब कि अगर कोई केस कोर्ट में गया है तो कितना ज़्यादा वो जस्टिस कर दे रहा है, कितना ज़्यादा फैसला दे रहा है, कितने लोगों को न्याय मिल रहा है, इस पर बेस्ड जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आती है। ठीक है, अपनी तरह की इकलौती पीरियोडिक रिपोर्ट है। ठीक है, पीरियोडिक मतलब एक समय के बाद आती है, सावधि है। फिर पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता जैसे न्याय व्यवस्था के स्तंभों की संरचनात्मकता क्षमता को मापते हुए राज्यों की रैंकिंग निर्धारित करती है। तो 4 चीज इसमें नापी जाती है। क्या देखी जाएगी कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है वो देखा जाएगा, न्यायपालिका क्या कर रही है वो देखा जाएगा, कारागार कैसे हैं, किस तरह का भोजन मिल रहा है, कैदियों से बर्ताव कैसा है ये देखा जाएगा, और कानूनी सहायता प्राप्त करने में कितनी आसानी है, कठिनाई है, इसके बेसिस पर आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR जिसको कहते हैं वो रिलीज की जाती है। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था के यही 4 स्तंभ है कि पुलिस है, ठीक है, फिर न्यायपालिका हो गई, फिर कारागार हो गए वहां पर, और कानूनी सहायता हो गई। ठीक है, ये अप्रैल 2025 वाला संस्करण हम लोग देख रहे हैं। ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI, दक्ष TISS प्रयास और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे 6 प्रमुख सिविल सोसाइटी विचार संस्थान से सहयोग के तैयार की जाती है। तो ठीक है, तो ये रिपोर्ट अकेला व्यक्ति कोई नहीं तैयार करता है कि कोई आया, कोई बाहर की संस्था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक टाइप आई, कही कि हम आपके जेलों को जो है थोड़ा दान देना चाहते हैं, उससे पहले हम जेलों की स्थिति चेक करेंगे, और चेक करते 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 फाइलें वाइलें चेक करते करते इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ऐसा नहीं हो रहा है। 6 लोग हैं इसमें। नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब 4 का नाम कम से कम आपको उस समय याद होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। एक टाटा वाली है, टाटा वाली कौन है? टाटा ट्रस्ट है। दूसरी कौन है? तो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस है, यानी कि न्याय के लिए जो सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो एक संस्था है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, वो है। तीसरी है कॉमन कॉज, क्या है? कॉमन कॉज ये है। चौथी है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव जिसको CHRI कहा जा रहा है। 5वीं है दक्ष, और 6वीं है टिस प्रयास, TISS प्रयास। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने 2 को बहुत अंडरलाइन, 3 को कर रखा है। एक तो टिस प्रयास को कर रखा है, एक को दक्ष को कर रखा है, और एक CHRI को कर रखा है, यानी कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव को कर रखा है। तो ये तीनों याद रखिएगा। मुझे आशा है कि इन्हीं तीनों में फंसा सकता है, ठीक, क्योंकि टाटा वाला तो मेरे वहाँ सब लोग, मतलब हमारी यूपी में मोस्टली लोग याद रखेंगे। ठीक है, टाटा को कोई नहीं भूलता है, और चूंकि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस उसी से रिलेटेड है, सामाजिक न्याय से, तो इसको भी कोई नहीं भूलेगा। कॉमन कॉज में थोड़ी परेशानी हो सकती है, बाकी दक्ष में तो बिल्कुल परेशानी हो सकती है, क्योंकि दक्ष किसी को आइडिया ही नहीं लगेगा कि दक्ष है क्या। तो ये 6 जो है टोटल सिविल सोसाइटी या विचार संस्थान है जिनके सहयोग से ये तैयार की जाती है। चलिए, पहली बार रिपोर्ट कब आई थी? तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोशल जस्टिस रिपोर्ट पहली बार कब आई थी। ठीक है, तो पहली बार ये आई थी आपके 2019 में। स्मरणीय तथ्य मैंने आपको बता ही दिया कि 4 स्तंभ है, पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता, इसकी क्षमता का मूल्यांकन होगा। ठीक है, IJR 2025 में 25 राज्यों को ही इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इन्हीं के पास ये 4 स्तंभ के सुसंगत, पूर्ण और तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध थे। यानी कि टोटल हमारे 28 राज्यों में केवल 25 को ही शामिल किया गया है। ठीक है ना? क्यों शामिल किया गया? क्योंकि बाकी के पास इन 4 स्तंभों में से कोई एक मिसिंग है, या किसी एक की सुस्पष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है, इस कारण से कि पूर्ण, सुसंगत और तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है, तो 25 को शामिल कर लिए हैं। तो कुछ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में एक बार रिवाइज कर देते हैं। करता क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि देखती है या तय करती है केंद्रीय रूप से कि कोई भी राज्य जिसमें आप रह रहे हैं वो कितना आपको न्याय लेने में सहायता प्रदान कर रहा है, उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, 4 स्तंभों पर बेस्ड है ये, कि भाई सबसे पहला तो ये हो गया कि आपकी न्यायपालिका कैसी है। ठीक है, पहला ये हो गया। पुलिस कैसा है आपका। तीसरा ये हो गया कि आपका जो है जब आप कानूनी सहायता ले रहे हो तो कितनी हेल्प हो रही है। और चौथा, जहां आप भेज रहे हो वहां रहने लायक स्थिति है भी, या सब सड़ा गला चूता हुआ छत है, मतलब कारागार कैसे है। ठीक है ना? और कब जारी हुआ पहली बार? तो 2019 में जारी हुआ। ठीक है, कितने लोग मिलकर के रिपोर्ट जारी किए हैं? तो 6 लोग मिलकर के रिपोर्ट जारी की हैं, जिसमें दक्ष, टिस पास एक जो था, उसके बाद CHRI और टाटा ट्रस्ट, और एक और जो है था कॉमन कॉज, ये, और एक सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, ये 6 मिला करके थे इसमें। फिर कहता है 8 गैर रैंक किए गए केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य के आंकड़े भी रिपोर्ट में जानकारी हेतु प्रस्तुत किए गए हैं कि उन्हें रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शामिल नहीं हुए मित्रों? तो पहला है असम, फिर है मणिपुर, और फिर है नागालैंड।
तो असम, मणिपुर, नागालैंड अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। असम जो है उसकी बाउंड्री सबसे लगती है, ऐसे याद कर लो। तो पहला स्टेट असम हो गया जिसकी बाउंड्री सबसे लगती है, ठीक है। फिर आपका आ गया मणिपुर, तो मणिपुर में दंगा भड़का हुआ है, आपको पता ही है, ठीक है ना। और तीसरा है नागा मनी मिजो, तो यहाँ पर नागालैंड जो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बाद पड़ता है तो उसको बोलते हैं नागालैंड, ठीक है ना, राइट साइड में। तो ये 3 स्टेट है कि एक असम हो गया, एक मणिपुर जो जल रहा है वो हो गया, और एक नागालोग हो गए, ठीक है। नागालोग का डेटा भी नहीं है इनके पास। तो फिर आता है कि बड़े राज्यों की अगर बात की जाए तो पहला स्थान किसने अर्जित किया है, तो ये पढ़ने वाली चीज़ है कि बड़े राज्यों में कर्नाटक जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। स्कोर से कोई मतलब नहीं है, बस पहला स्थान प्राप्त किया है, लगभग 6.78, एक बार मोटी मोटा दिमाग में रखने के लिए बस कि इतना नंबर पा रहा है। दूसरा कौन है, आंध्र प्रदेश पाया है, ठीक है ना। IGR 2025 में कुल 18 राज्य और 5 बड़े राज्य इस प्रकार थे कि कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश था, तो दोनों आपके साउथ के स्टेट मिले। फिर तेलंगाना था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश का ही तेलंगाना, फिर केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु इसमें 5वें नंबर पर है, ऐसे याद कर लीजिए, और केरल उसके ऊपर है 4थे नंबर पर, ठीक। कर्नाटक से शुरू होता है, फिर आप चले जाते हैं सीधे आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश का टुकड़ा जो 2 जून 2014 को अलग हुआ वो हो जाता है आपका तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद फिर केरल और तमिलनाडु, ये 5 जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में आते हैं। 2025 में समग्र रैंकिंग 7 छोटे राज्यों में 3 राज्य जो है कि 7 छोटे राज्य हैं, उसमें से 3 राज्यों की रैंकिंग में सिक्किम पहले नंबर पर है, हिमाचल प्रदेश दूसरे, अरुणाचल तीसरे। सिक्किम अगर कभी मौका मिलता है, दोस्तों के साथ प्लान बनता है तो जरूर जाइए। 27 को पेपर खत्म होगा, मुझे लगता है कि 28 के आसपास प्लान करिए। हालांकि अभी थोड़ा सा बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी सिक्किम घूमने लायक जगह है, जब भी आप जा सकें जरूर जाइए। आपको देखने से पता चलेगा कि सिक्किम सिक्किम क्यों है, ठीक है। सिक्किम का सिक्किम होना वहाँ जा करके आपको महसूस हो जाएगा। लोग इतने रिस्पॉन्सिबल है यार कि खुद से कोई पॉलीथीन नहीं फेंकेंगे, खुद से कोई सामान नहीं इधर उधर फेंकेंगे, कभी रूल नहीं तोड़ेंगे रोड का, ठीक है। एक छोटा सा स्टेट, पहाड़ी राज्य, जिसने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है, आप देखोगे तो खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। वहीं आप मतलब हिमाचल, कुल्लू, मनाली लोग जाते हैं, लेकिन इतनी गंदगी मच रखी है ना। इवन मुझे लगता है कि दार्जिलिंग में हम थे तो दार्जिलिंग का भी एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था जितना सिक्किम का था, क्योंकि बहुत ही क्लीनलीनेस है, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर है एक तो, और वहाँ के लोग इतने रिस्पॉन्सिबल, पुलिस इतनी मुस्तैद, मतलब आपको किसी से कुछ नहीं कहना है, लोग खुद से रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, कहानी नहीं करना है। छोटे राज्यों में 3 कौन है, सिक्किम है, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात 1 लाख की आबादी पर 155 पुलिसकर्मी से ऊपर नहीं जा सका। 1 लाख लोगों पर 155 पुलिस वाले हैं, तो भर्ती और आनी चाहिए। पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या 197 से काफ़ी कम है, तो 197 होने चाहिए 1 लाख पर, लगभग 200, और हैं कितने, तो हैं 155। राज्यों में ये आंकड़े अलग अलग हैं और इससे काफ़ी कम भी है। बिहार जहाँ 1 लाख की आबादी पर केवल 81 पुलिस है, तो बिहार में तो पुलिसकर्मी आने चाहिए, और बिहार में एज अधिक करके पुलिसकर्मी आने चाहिए। क्यों? अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कि कम से कम एज बढ़ाओ, 35 तक की दो, 40 तक की दो एज, 40 तक की एज दो, और सबको जो है पुलिस में भर्ती करो, जो फिट है उनको कम से कम सेलेक्ट करो, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की क्षमता 18.5% अधिक कैदी बंद है, यानी कि जितने कैदी होने चाहिए उससे 18.5% कैदी अधिक बंद है, यानी कि 100 कैदी अगर एक जेल में होने चाहिए तो अमूमन 118.5 कैदी वहाँ पर हैं, यानी कि 119 कैदी हैं, तो क्षमता से अधिक भी है, मतलब ओवरबर्डन है जेल। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी आपके जस्टिस रिपोर्ट में, ठीक है ना, IJR जिसको बोलते हैं। अगला न्यूज़ जो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो है आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम। NDRF में, मतलब कुल मिलाकर के डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट था उसमें हम लोग संशोधन कर रहे हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आया कब, तो एक बार बैकग्राउंड में चलते हैं। आपको याद होगा कि 2004 के आसपास सुनामी आई हुई थी, तो सुनामी ने उधर इंडोनेशिया, फिलीपींस के आसपास तो तबाही मचाई, थाईलैंड को बहुत बर्बाद किया, मतलब जो भी कोस्टल एरियाज थे इन कंट्रीज़ के, सबको तो पूरी तरह से तबाह कर दिया। साथ ही साथ इतना ही नहीं, इसके अलावा ये चली आई अंडमान निकोबार में, तो पूरा जैसे एक तरह का जो वहाँ पर फ्लोरा फौना था, जो अपनी वहाँ की स्पीसीज़ थी विशेष, उन सबको तबाह कर दिया, ठीक है ना। बहुत सारे जो वहाँ के द्वीप पर रहने वाले लोकल थे, ठीक है ना, उनको भी ख़त्म कर दिया, जैसे निकोबारीज हो गए, सेंटिनलीज हो गए, उन्हें ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर जब ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस साइड में आता है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्षति जो है करता है। तो ठीक है कि भारत पहुँचते पहुँचते स्पीड धीरी थी, अलार्मिंग सिचुएशन 2-3 दिन से पहले पता चल रहा था कि भारत में आएगी किनारे पर, तो थोड़ी बहुत इनिशियल तैयारी थोड़ी बहुत हो पाई,
लेकिन बेसिकली कोई ऐसा दल तो था नहीं इंडिया के पास कि इन चीज़ों से निपट पाए। तो तब एनडीआरएफ की आवश्यकता महसूस हुई और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट या राहत आपदा जो आपदा मोचक बोलते हैं शायद उसको, तो वो उनका गठन हुआ 2005 में। और उसी के बाद से ये अधिनियम के अंतर्गत गठन हुआ और अब जाकर के 2025 में उसमें संशोधन हो रहा है। जब कोविड आया तो ये देखा गया कि भाई थोड़ा सा और स्किल्ड इन लोगों को होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, सबसे पहले तो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ कि कोई इसका हेडक्वार्टर होगा। समझ में आ रहा है कि भाई अगर एनडीआरएफ बना है तो एक तो हेडक्वार्टर होगा, कोई उसमें बैठेंगे अधिकारी, लोगों को मैनेज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। 20 वर्ष बाद बदलते परिदृश्य जैसे जलवायु जोखिम को लेकर के, महामारी का अनुभव को लेकर के, इन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें व्यापक संशोधन किए गए। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट बिल जो है वो 1 अगस्त को लोकसभा में गया 2024 में, और 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा द्वारा पास हो गया और 25 मार्च 2025 को राज्यसभा द्वारा पास हो गया। इतना समय क्यों लगा? तो बंद रही होगी बीच में लोकसभा, ठीक है ना। जब फिर से आई तो राज्यसभा में पास हुआ। ठीक है, अच्छा 3 महीने के अंदर पास होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे बात आती है कि 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया और अधिनियम बन गया ये। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको ये याद करने के लिए बता रहे हैं पगलेट टाइप है, ठीक है ना। अधिनियम 9 अप्रैल को प्रभाव में आया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये पास हुआ, 29 मार्च को लगभग पास हो गया और 9 अप्रैल को जो है प्रभाव में आया। तो ये याद रखिएगा कि एनडीआरएफ का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कब प्रभाव में आया, तो ये 9 अप्रैल 2025 को प्रभाव में आया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एसडीएम है, जैसे एनडीआरएफ होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, ठीक है ना, उसी तरह एसडीआरएफ भी होता है स्टेट के लिए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, ठीक है ना। और जैसे एनडीएमए होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी, उसी तरह एसडीएमए होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये दोनों जो है स्वयं अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक की इसका मतलब क्या होता था, तो अभी तक जो है ये लोग किसी और के ऊपर निर्भर करते थे और उनसे पूछते थे कि आप लोग हमारे लिए तैयार कर दीजिए इस तरह के कुछ भी। लेकिन अब जो है ये लोग खुद ही तैयार करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इनको सेल्फ डिसीजिव बॉडी बनाया जा रहा है कि अपना डिसीजन खुद ले सकें। चलिए, पहले क्या होता था, पहले एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति थी, नेशनल जो भी है कमेटी, ठीक है ना। तो ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी और राज्य कार्यकारी समिति यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी थी। ये क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करती थी। तो 2 कमेटियों के माध्यम से पहले तैयार होती थी योजनाएं। देखिए मेंस में भी इसके ऊपर लिख सकते हैं, इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसकी मंजूरी जो है एसडीएमए एनडीएमए द्वारा दी जाती थी, मतलब मंजूरी ये लोग देते थे और कमेटियाँ जो है तैयार करती थी। पहले केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नियम बनाती थी, एनडीएमए को स्वयं नियम बनाने का अधिकार ही नहीं था कि एनडीएमए कुछ अपने लिए बना ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। केंद्र सरकार एक अधिनियम लाती थी, फिर नियम बनाती थी, इस तरह की चीज़ें होती थीं। संशोधित कानून जो हुआ उससे क्या हुआ कि एनडीएमए अब केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक विनियम बना सकती है, यानी कि केंद्र सरकार से अनुमति ले लेगी कि भाई हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। केंद्र सरकार कहेगी कि ठीक है, और जो भी अधिनियम के उद्देश्य है उनका पूरा करने के लिए रेगुलेशन सब बना सकती है। ये मतलब बता देगी सरकार को कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से कर रही है, लेकिन वो अनुमति दे ही देंगे लगभग अगर ऐसा डिजास्टर वाला कोई सिचुएशन है, और ये लोग अपने मन से फिर रेगुलेशंस बना सकते हैं। अधिनियम की धारा 2 जो है एनडीएमए की, ठीक है ना, तो उसकी कई परिभाषाएं जो है अद्यतन की गई हैं, यानी कि अभी अभी डाली गई हैं। तो आपदा प्रबंधन की परिभाषा में अब आपदा जोखिम न्यूनीकरण भी डाला गया है, यानी कि रिस्क रिडक्शन भी डाला गया है कि अगर कोई रिस्क आ ही गया तो रिड्यूस कैसे करोगे, कम कैसे करोगे, ठीक है ना। ये भी अब डेफिनेशन में डाल दिया गया है जो पहले डेफिनेशन में नहीं था। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कैसे पूछेगा कि निम्न में से कौन पहले जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नहीं था, तो उसमें से एक ठो डाल देगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण। तो आपको लगेगा कि अरे तो पहले से रहा होगा, ये कोविड वाला जो है अभी डाले होंगे, तो नहीं, तो ये पहले से नहीं था। आपदा जोखिम का न्यूनीकरण जो है अभी शामिल किया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति को आपदा प्रबंधन अधिनियम तहत आपदा नहीं माना जाएगा, कि अगर कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ हो रही है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अब ये आपदा नहीं होगी, ठीक है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य की राजधानी अथवा नगर निगम वाले बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित कर सकते हैं।
कि अब पहले देखिए क्या है, NDRA है, ठीक है ना, कि नेशनल रिडक्शन, सॉरी NDRA है, नेशनल डिजास्टर, सॉरी NDMA है, सॉरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है ना। फिर आपको पता चला कि SDMA था सिमिलरली। अब SDMA क्या करेगा कि अगर वो चाहे कि कोई बड़ा शहर है, कोई नगर निगम है, कहीं पर ऐसी व्यवस्थाएं जो है कंट्रोलिंग करनी है, तो वो चाहे तो अपने स्टेट विशेष में, ठीक है ना, अपने स्टेट विशेष के अंतर्गत, किसी जिले के अंतर्गत, ठीक है ना, कोई डिस्ट्रिक्ट बेस्ड DDMA फॉर्म कर सके, ठीक है। यही तो लिखा है, एक बार देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो शहरी को सिविक कह लीजिए, ठीक है ना, शहरी को जो भी शहर का आप सिटी कह लीजिए, ठीक है ना, CDMA कह लीजिए इसको। तो इस तरह का कुछ प्राधिकरण जो है गठित करने की अनुमति मिल गई है। फिर क्या कहता है अगला, कि यह अधिनियम राज्य सरकार को आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF गठित करने का अधिकार देता है, कि आप जो है SDRF गठित कर लीजिए। तो वो पहले भी था, इसमें कोई नया नहीं है, SDRF होते थे। यह अधिनियम मौजूदा निकायों जैसे राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC और उच्च स्तरीय समिति यानी कि HLC को वैधानिक दर्जा प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो ये था कुल मिलाकर के NDRF एक्ट जो था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एक्ट कह लीजिए, उसमें संशोधन किया गया, 2005 में आई थी, और अभी 2025 में उसका संशोधन किया गया, दिसंबर के महीने में लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से मार्च में पास हो गया, और फिर 9 अप्रैल को जो है फाइनली इसको लागू कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति उससे पहले मिल चुकी थी। अगला जो यहाँ पर न्यूज़ है वो है अप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम। तो है क्या ये, कि अप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक जो है 2025, द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 11 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश किया गया, और 27 मार्च को लोकसभा द्वारा और 2 अप्रैल से राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, और 4 अप्रैल को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। विधेयक जो है अब अधिनियम बन गया है। तो देखिए, विधेयक पहले होता है, बिल बोलते हैं, और फिर वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशियों के अप्रवास यानी कि जो भी इमिग्रेशन होता है और ठहरने को विनियमित करता है। तो इमिग्रेशन और उनका जो स्टे है उसको, ठीक है। स्मरणीय तथ्य क्या है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, देख लेते हैं। यह अधिनियम जो पासपोर्ट है यानी कि भारत में प्रवेश के लिए 1920 पासपोर्ट अधिनियम है 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम है 1939, विदेशियों विषयक अधिनियम यानी कि विदेशियों से संबंधित जो अधिनियम है 1946, और अप्रवास वाहक दायित्व इमिग्रेशन अधिनियम 2000 को निरस्त करता है। तो देखिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा जो विदेशियों, क्या नाम है इसका, अप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम यानी कि एक्ट जो आया है, वो आपका किन किन विधेयक, मतलब जो इससे पहले एक्ट थे, किनको किनको निरस्त करता है। तो पहला हो गया पासपोर्ट अधिनियम जो 1920 का था, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 को, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 को, और अप्रवास अधिनियम 2000 को निरस्त करता है। कुल 4 एक्ट्स को निरस्त करता है। इसको अभी बता दे रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको घोट जाओ, क्योंकि ये कठिन है, और जब भी चीज़ें कठिन होती हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग होती है, तो एग्जामिनर वहीं से प्रश्न बनाता है, ठीक है, तो इसे घोट जाइए। अगला कहता है कि नए अधिनियम के तहत भारत में प्रवेश या भारत से प्रस्थान के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट अथवा निर्धारित अन्य यात्रा दस्तावेज होना चाहिए। किसके किसके लिए, तो भारत में प्रवेश करोगे या भारत से प्रस्थान करोगे। अगर भारत से भाग भी रहे हो, निकल भी रहे हो, वैसे तो भागने वाले भाग ही गए हैं, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि अगर अब निकलोगे तो अब नहीं निकलने को मिलेगा। ये 2 चीज़ आपको होनी चाहिए। यदि आगंतुक विदेशी नागरिक है, कि भाई कोई किसी फॉरेन का नागरिक है, तो उसके पास उपयुक्त के साथ साथ एक मान्य वीज़ा होना चाहिए। यानी कि वीज़ा, देखिए पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट वो पुस्तक होती है जो भारत सरकार, मतलब अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश की सरकार आपको जारी करेगी। वो एक पहचान पत्र की तरह से भी प्रयोग किया जा सकता है, और आपको वो अथॉरिटी देता है कि हाँ, आप कहीं बाहर उड़ के जा सकते हो दूसरे देश में, ठीक है। लेकिन अगर आपको सच में किसी विदेश में जाना है, अगर वो वीज़ा फ्री है, तब तो वीज़ा जैसी कोई चीज़ नहीं लगवानी है, यानी कि पासपोर्ट के साथ कोई अन्य कागज़ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर वीज़ा लगता है, तो वीज़ा एक ऐसा कागज़ है जो कि आपको उस कंट्री में विद पासपोर्ट एंट्री देता है। यानी कि पासपोर्ट तो मैंडेटरी है, वो तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, कि आप भारत के नागरिक हो, ये पासपोर्ट बताएगा। उसके साथ साथ वीज़ा होना चाहिए, तभी आप इस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जा करके कुछ दिनों के लिए रह सकते हो, ठीक है, वीज़ा। फिर कहता है कि नया कानून वीज़ा की अनिवार्यता को स्पष्ट रूप से कानून का हिस्सा बनाता है। तो देखिए, बात भी आ गई, वीज़ा की अनिवार्यता को
जो है स्पष्ट रूप से कानून का हिस्सा बना दिया। वीज़ा क्या होता है, तो VISA बोलते हैं वीज़ा, ठीक है ना। आगे क्या कहता है कि अप्रवासी यानी कि इमिग्रेशन चेक पोस्टों पर तैनात अधिकारी इमिग्रेशन ऑफिसर को प्रवेश के समय किसी भी यात्री विदेश विशेषकर विदेशी का पासपोर्ट, वीज़ा या अन्य दस्तावेज जांचने का पूरा अधिकारी होगा। यानी कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, अप्रवासी अधिकारी है भारत में, अब उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा या लीगली जो है उसको अधिकार दे दिए गए हैं। पहले लीगली अधिकार नहीं थे, जांचता तो रहा ही होगा, ठीक है ना, जिसके ऊपर भी शक होता है, लेकिन अब जो है उस चीज़ को लीगली अधिकार मिल गया कि भाई इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट जांच सकता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह भारत में प्रवेश और भारत से बाहर जाने वाले नामित अप्रवासी चौकियों को सूचित कर सके, ठीक है। तो भाई आने जाने वाली समय में आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि एक चौकी पड़ती है छोटी सी, जहाँ पे लोग कार वार रोक के लोगों के चेक करते हैं, तो इसको जो है अधिसूचित कर सकती है। अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि प्रत्येक विदेशी जो भारत आता है उसके आगमन पर नियत प्राधिकारी यानी कि पंजीकरण अधिकारी के पास अपने पंजीकृत कराना होगा। यानी कि पंजीकरण अधिकारी के पास पहले भी पंजीकृत कराते थे, अभी भी पंजीकृत कराएंगे, लीगली उसको कह दिया, ठीक है। और ये धारा 6 में दिया गया है। इस अधिनियम में वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना प्रवेश करने वाले विदेशियों को 5 वर्ष तक का कारावास, कि अगर बिना तुम किसी वैध दस्तावेज के भारत में आ गए तो 5 साल तो पहले हम लोग तुमको जेल में रख देंगे, फिर उसके बाद 5 लाख रुपया तक का जुर्माना, या दोनों, कि पहले 5 साल जो है तुमको जेल में रख देंगे, ठीक है, जेल से बच गए, पैसा नहीं लिए। दूसरी कंडीशन है कि जेल में तो नहीं रखेंगे, 5 लाख रुपया दे दो तो ज़्यादा चलेगा हमारे देश में। और तीसरा है कि जेल में भी डाल देंगे और पैसा, ये मुझे लगता है ये हमारे हमसे बदतर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ चलेगा, हमारे वहाँ पैसा लेके मान सकते हैं, ठीक है। तो जाली अथवा फर्जी पासपोर्ट वीज़ा के उपयोग या आपूर्तिकर्ता को न्यूनतम 2 साल अधिकतम 7 साल की कैद और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। कि अगर फर्जी पासपोर्ट लेके आ गए कि जो तुमको भेजने वाला है तुम्हारे देश से, मतलब किसी के देश से जो भेजने वाला व्यक्ति है वो आपको फर्जी पासपोर्ट जो है बना के दे दिया, आप लेकर के आ गए, अब कम से कम 2 साल मिनिमम और अधिकतम 7 साल पकड़ लेंगे और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना करेंगे। ठीक है, ठीक ठाक न्यूज़ थी। जो अधिनियम खत्म हुआ है उनके नाम आपको याद रखने हैं। अगला आता है कि तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो आपको पता होगा कि एक एन रवि करके हैं, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। आए दिन अगर आप द हिंदू पढ़ें करीबन 1-1.5 महीने पहले तक का, तो आए दिन मतलब चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, चाहे कोई परेड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, एक ना एक उनका और सरकार का जो है कुछ ना कुछ आर्टिकल निकला ही रहता था, ठीक है। इन लोग का आपस में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। चलिए देखते हैं कौन सही कौन गलत, ये हमें कहने का निर्णय नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ये कभी मत कहिए। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, अगर आप सच में PCS RO या इस तरह की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो पहले मन से ये निकाल दो। ये गाँव में लोगों को पेड़ के नीचे बैठ कर डिस्कस करने दीजिए, दूसरे के घर जाकर डिस्कस करने दीजिए। आप नहीं डिस्कस करेंगे। आप एक पॉलिटिकल आदमी बनने के लिए नहीं तैयारी शुरू की है। आप जिस लिए तैयारी शुरू की है उस तरह का माइंडसेट करिए। माइंडसेट क्या करना है कि आप किसी चीज़ पर अपना कोई भी व्यू नहीं देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आपके पास काम आता है तो आप उनका भी करेंगे, उनका भी करेंगे, ये आपका काम होगा, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट बनिए, डिप्लोमेट बनिए, ठीक है, राजनीतिज्ञ नहीं। शुरू करते हैं। सामान्यतः राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है, ऐसा अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है। आजकल राज्यपाल का आर्टिकल किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछ रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ। राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल, राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कहता है सामान्यतः राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है, यानी कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, मतलब मुख्यमंत्री और उसके साथ के कुछ बड़े नेता, ठीक है, उनके सलाह पर जो है राज्यपाल काम करता है। सिवाय उन दुर्लभ मामलों के जहां संविधान उन्हें स्वतंत्र निर्णय का अधिकार देता है, तो एक आठ ऐसा भी मामला है जहां स्वतंत्र निर्णय राज्यपाल ले सकता है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक सेतु की तरह उन्हें मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, न कि राजनीतिक गतिरोध का कारण बनना चाहिए। तमिलनाडु में एक ऐसा ही विवाद तब गहराया जब राज्यपाल RN रवि ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को स्वीकृति देने से या तो इनकार कर दिया या तो लंबे समय तक लंबित रखा। तो 2 काम किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, या तो जैसे पॉकेट वीटो होता है ना, पॉकेट वीटो नहीं जान रहे आप, जैसे कोई विधेयक जो है
बिल जब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचा या राज्यपाल के पास पहुंचा, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास एक पॉकेट वीटो होता है कि वो उसको अपने पॉकेट में रख ले और भुला गई नहीं, ठीक ना, धुला गया, मेरा को जो कपड़ा था वो खत्म हो गया, समझ में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो कि निश्चित काल के लिए उसको पॉकेट में रख लिया, निकाल ही नहीं रहा है। तो ये भी जो है उसको लंबित रख रहे हैं ना, तो उससे थोड़ा सा सिमिलर है कि इन्होंने जो है बहुत समय, लंबे समय तक लंबित रखा, ठीक है। राज्यपाल ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसको डीएमके कहते हैं, सरकार उस पर, मतलब राज्य की जो सरकार है डीएमके की, उसने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने जानबूझकर संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की है और निर्वाचित विधायिका के निर्णयों को अनिश्चित काल तक रोके रखने का प्रयास किया है कि भाई ये लोग कुछ निर्णय लिए जो कि इनके विधानसभा से पारित हो गया, अब राज्यपाल के पास पहुंचा, राज्यपाल उसको रख लिए, ठीक ना, और धुलवा दिए जाके कपड़ा। तो ये लोग जो है लगाते हैं इनके ऊपर कि भाई ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, हम तो जनता के द्वारा चुन के आए हैं ना। इनका ये कहना है कि संवैधानिक प्रावधान की अवहेलना कर रहा है और निर्वाचित विधायिका, जनता के द्वारा चुन के आए हुए विधायिका को परेशान कर रहे हैं, मतलब अनिश्चित काल तक रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अंततः तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल एवं अन्य मामले में यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। अच्छा, ऐसा क्यों लिखता है ये भी बता दे रहा हूँ। एक तो तमिलनाडु सरकार है, एक और बनाम मतलब होता है वर्सेस, दूसरा कौन है, तमिलनाडु के राज्यपाल है एवं अन्य कुछ लोग और हैं, ठीक है ना, उपराज्यपाल हो सकते हैं, आगू बिगू हो सकते हैं, काठो IAS अधिकारी हो सकते हैं, एवं अन्य के मामले में यह विवाद कहाँ पहुँचा, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचता है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निर्णय देती है, सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निर्णय देती है, कहती है राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक ठहरा है, ठीक है। क्या कहा, राज्यपाल का कदम असंवैधानिक है। क्यों राज्यपाल का कदम असंवैधानिक बताती है, क्योंकि राज्यपाल थोड़े निर्वाचित हुए हैं, राज्यपाल को जनता ने नहीं निर्वाचित किया, राज्यपाल तो नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसकी अनुशंसा से नियुक्त करता है, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है वो बताती है, तो उसको नियुक्त कर देता है। तो कुल मिलाकर के राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, जबकि यहाँ पर निर्वाचित हो रहे हैं। तो अगर इंडिया में लोकतंत्र है तो हमेशा निर्वाचित लोगों की बात ज़्यादा करेक्ट होगी या सुनी जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर विधायकों के संबंध में राज्यपाल की अधिकार सीमा को स्पष्ट कर दिया कि भैया देखो, विधेयक कोई भी हो, कोई भी ऑर्डिनेंस हो, विधेयक मतलब होता है ऑर्डिनेंस, ठीक है, इसके संबंध में आपकी जो है अधिकार सीमा है और इसको हम आपको स्पष्ट किए देते हैं, ठीक है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्पष्ट कर दिया। अब इस पर फिर बवाल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है इतना ज़्यादा इंटरवीन करने वाली, क्योंकि इन्होंने केवल यहीं पर निर्णय नहीं दिया, इन्होंने राष्ट्रपति को भी उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी, मतलब राष्ट्रपति के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, इसलिए बवाल हुआ था। चलिए स्मरणीय तथ्य थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्या कहता है कि जनवरी 2020 से अप्रैल 2030 के बीच तमिलनाडु विधानसभाओं ने 12 विधेयक पारित किए, ठीक है, काफ़ी लंबी बात है, तो 12 विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजे। ये विधेयक 13 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2030 के बीच राज्यपाल को प्रेषित हुए, लेकिन उस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ। इसमें से कई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्ति संबंधी राज्यपाल के अधिकार से संबंधित थे, मतलब कई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्ति जो थी वो भी राज्यपाल करता है, तो वो भी जो है इससे संबंधित था, मतलब RN रवि कर सकते थे इसको। 18 नवंबर 2021 को वर्तमान राज्यपाल ने कार्यभार संभाला, लेकिन अक्टूबर, अच्छा ये बाद में संभालते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मुद्दा तो 1 साल उसके पहले का है, लेकिन ये संभालते हैं 1 सवा साल बाद, 1.5 साल बाद RN रवि जो है कार्यभार संभालते हैं, लेकिन अक्टूबर 2023 तक ये भी किसी विधेयक पर निर्णय नहीं ले पाते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को RN रवि की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी किया। किस पर, जो RN रवि हैं उनकी निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर के, ठीक है। 10 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों यथा गृह मंत्रालय, महान्यायवादी और उनकी उपस्थिति में सॉलिसिटर जनरल को नोटिस भेजा। कि किसको ये भेजते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, गृह मंत्रालय को भेजते हैं। क्यों, क्योंकि राज्यपाल कहाँ का बंदा है, सेंटर का बंदा है। महान्यायवादी को भेजते हैं, अटॉर्नी जनरल को, और या उनकी अनुपस्थिति में सॉलिसिटर जनरल को भेजते हैं कि अगर महान्यायवादी नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो सॉलिसिटर जनरल को भेजा जाएगा, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल पर है, ठीक है, उनको भेजते हैं। 10 नवंबर को, फिर 13 नवंबर को क्या होता है, राज्यपाल 10 लंबित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोकने की घोषणा कर देते हैं कि भाई हम 10 लंबित विधेयक जो है उस पर कोई स्वीकृति नहीं देंगे, और 2 विधेयक राष्ट्रपति को भेज देते हैं। अब ये क्या कर चाल चलते हैं कि भाई 10 पर कहते हैं कि हम कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन 2 ठो हम अपने पापा जी को भेज रहे हैं, यानी कि मतलब सॉरी राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जो हमको नौकरी दिलाए उनको भेज रहे हैं। 18 नवंबर 2023 को राज्य विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर रोकी गई स्वीकृति वाले 10 विधेयकों को फिर से पारित किया, कि राज्यसभा फिर बुलाती है कि भाई 10 विधेयक जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम पारित कर सकते उसको फिर से पारित करो, और राज्यपाल को बिना स्वीकृति के लिए भेजते हैं।
अनुच्छेद, अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण आ गया कि अनुच्छेद 200 के प्रथम प्रावधान के अनुसार यदि विधेयक पुनः होकर आए तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। रख लेने तक तो ठीक था, समझिए, लेकिन अगर जो विधानसभा है, जो निर्वाचित विधानसभा है, अगर उसने दोबारा भेज दिया तो राज्यपाल बाउंड है, यानी कि बाध्य है, और उन्हें निश्चित रूप से उसको यहाँ पर स्वीकृति देनी ही देनी है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि राज्यपाल जो है इनको दोबारा विधेयकों को राष्ट्रपति को विचारार्थ रिजर्व कर देते हैं कि हम राष्ट्रपति से पूछेंगे तब आपको बताएंगे। 11 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार ने याचिका में संशोधन कर राष्ट्रपति को भेजे जाने के विचारार्थ निर्णय को चुनौती दे दी। अब राज्य सरकार भी एकदम अड़ गई कि तुम राष्ट्रपति को क्यों पूछोगे, ठीक है ना, तो यहीं पर जो है केस फाइल कर देती है कि राष्ट्रपति को नहीं पूछोगे और इस मामले को चुनौती दे देती है। फरवरी मार्च 2024 में राष्ट्रपति ने 10 विधेयकों में से 7 विधेयकों पर रोक लगा दी और 1 को मंजूरी दी, 2 पर निर्णय लंबित रहा। ध्यान से देखिए, 1 को मंजूरी मिल गई किसी तरह जैसे तैसे, 2 को इसने निर्णय लंबित कर दिया और 7 विधेयकों को विदोल्ड कर दिया, यानी कि स्वीकृति पर रोक लगा दी। कितना जबरदस्त चल रहा है सब गेम, समझ रहे हैं, मतलब रसोड़े में कौन था उस टाइप का चल रहा है कि हो ही नहीं पा रहा है। बेचारी राज्य सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है, वो बेचारे विधेयक पारित कर रहा है, आ ही नहीं रहा है, कुछ होगा ही नहीं, जो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का फाइनली निर्णय आता है। कौन देता है? JB पादरीवाला। देखिए बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इनके बारे में भी आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने, अगर कभी समय मिले जब एग्ज़ाम खत्म हो जाए तो एक बार पारदीवाला के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही न्यायप्रिय और अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि 10 फरवरी 2025 को, एक सेकंड, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और R महादेवन की पीठ ने निर्णय सुरक्षित कर लिया। इस दौरान न्यायालय ने गंभीर प्रश्न उठाए। क्या क्या प्रश्न उठाए? क्या राज्यपाल को बिना कोई कदम उठाए विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकने, यानी कि पॉकेट वीटो का अधिकार है? पूछते हैं कि क्या आपको पॉकेट वीटो है? पॉकेट वीटो तो राष्ट्रपति को होता है, तुम तो वैसा ही काम कर रहे हो, डिजाइनर बिल्कुल। फिर पूछते हैं कि क्या पुनः पारित विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, कि अगर फिर से कोई विधेयक पारित हो गया तो वो क्या तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है कि आपको पारित करना है, वो आपको पारित करना है वो राज्यपाल साहब, तो क्या आप उसको पारित करने की जगह राष्ट्रपति को भेज सकते हैं? क्या ये आपके अधिकार में है? 8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया। कहा कि राज्यपाल की कार्यवाहियों को गैर कानूनी और असंवैधानिक माना जा रहा है। न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिया और कहा कि लंबित विधेयक को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दिया। मतलब जो 7 लंबित थे उसको भी कानूनी स्वीकृति दे दिए, 1 तो पास हो गया था और 2 और जो बच गए थे सबको दे दिया, ठीक है ना। भविष्य में राज्यपालों के लिए विधेयक संबंधी समय सीमा एवं दिशा निर्देश भी तय कर दिए कि भाई अगर आपको कोई काम दिया गया, ठीक है ना, मतलब 9th का सिलेबस पढ़ना है तो ये नहीं कि आप 5 साल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 21 साल में पढ़ के ख़त्म कर देना। उसी तरह अगर आपको कोई विधेयक भेजा गया तो ले लीजिए 1 आध महीना 2 महीना, लेकिन उसको पारित कर दीजिए ना। नहीं पारित कर पा रहे हैं छोड़ दीजिए, और छोड़ दिया दोबारा जब आ रहा है वो तो उसको पारित करिए। ये नहीं कि हम 2 साल तक हम नहीं पारित करेंगे फिर हम भेज देंगे बड़े साहब के पास, ये क्या मामला है? ठीक है, ये तो सीधा सीधा ऐसा तो घूसखोर करते हैं कि भाई आपकी फाइल नहीं मिल रही है तो ये नहीं हो रहा है तो पैसा दीजिए तो मिल जाएगी तुरंत रातों रात, ठीक है। न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को दूसरी बार विधानसभा में पारित होने के बावजूद राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन था और यह कदम विधि विरुद्ध और त्रुटिपूर्ण था कि अगर दोबारा कोई चीज़ आती है तो राज्यपाल नहीं भेज सकता। अब यहाँ से प्रश्न अगर बनाया जाए तो क्या ही बुरा होगा? अगर एज ए एग्जामिनर मैं सोचूं तो यहाँ से प्रश्न तो 100% मैं बनाऊंगा। प्रश्न क्या बनाऊंगा? प्रश्न ये बनाऊंगा कि जो लोग ये इसको ढंग से नहीं पढ़े, जो लोग इसकी थीम नहीं समझे, ठीक है ना, बहुत सारे लोग स्किप करके निकलेंगे, लेकिन कुछ एक बंदे तो पढ़ेंगे, और जो बंदे पढ़ेंगे उन्हें पता होगा कि मैंने कितने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मैं कहता हूं कि आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत अगर कोई पुनः पारित विधेयक किसी राज्यपाल के पास जाता है तो वह निम्न में से क्या नहीं कर सकता है? 4 ऑप्शन में, मतलब निम्न में से क्या सही है या क्या गलत है? तो उसमें एक ठो लिखा रहेगा, सबसे पहला ही ऑप्शन वाला लिखा रहेगा कि वो राष्ट्रपति के पास उसको विचारार्थ भेज सकता है, ठीक। तो यही तो गलत है, अगर दोबारा पारित हुआ है तो नहीं भेज सकता ना, वो तो गलत है, वो तो विधि विरुद्ध है, ठीक है। तो यही पॉइंट तो याद रखना है। तो ये पॉइंट जो है मेरे हिसाब से याद रखना चाहिए। बाकी आर्टिकल 200 याद रखिए और आर्टिकल जो राज्यपाल का है वो तो याद रखना ही रखना। फिर आगे क्या बात आती है कि असाधारण उपाय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने पूर्ण न्याय के अधिकार का प्रयोग किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये सभी विधेयक उसी तिथि से अधिनियमित माने जाएंगे जिस दिन से विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए थे, यानी कि 18 नवंबर 2023 से ही वो सारे के सारे
विधेयक लागू माने जाएंगे। समझ में आ रहा है? बैक डेट से लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विस्तृत समय सीमा तय की तथा राज्यपाल कितने समय विधेयकों पर अपना निर्णय दे। न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रमुख समय सीमाएं निम्नलिखित है। यदि मंत्रिपरिषद, अब देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मतलब प्री मेंस, अगर आपका मेंस लिखने जाते हैं पीसीएस में या किसी और एग्जामिनेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिलेगा ही मिलेगा, ये कहीं नहीं सकता कोई। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में मिलेगा कि यदि मंत्रिपरिषद की सलाह विधेयक पर अनुमति को रोकने हेतु है, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह अगर विधेयक पर अनुमति को रोकने हेतु है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने हेतु, तो ऐसी सलाह भी राज्यपाल 1 माह में कदम उठा लेंगे। 1 माह दिया गया। यदि राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह के विपरीत किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार करते हैं, यानी विधेयक को अस्वीकार करना चाहते हैं, तो उस विधेयक को अपनी आपत्तियों, कारणों, संदेश संलग्न करके अधिकतम 3 महीने के भीतर लौटा देंगे। बिना संदेश की अनिश्चित रोक की अनुमति नहीं है। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की राय के विरुद्ध विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना चाहते हैं, तो यह कार्य अधिकतम 3 महीने के भीतर होना चाहता है। मतलब अगर आपको राष्ट्रपति को भी भेजना है, बड़े साहब को, तो 3 महीने के अंदर आप भेज दीजिए शांति से उसको। यदि राज्यपाल ने पहले किसी विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार हेतु लौटाया था, विधानसभा ने उसे पुनः पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, तो अधिकतम 1 महीना ले लो, 29वें दिन उसको अनुमोदन देना ही होगा। ठीक है ना? आर्टिकल 200 भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि जान रहा है कि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास चुनने के लिए 3 विकल्प होते हैं। पहला, सहमति देना। प्रश्न तो आने वाला है, 100% प्रश्न आने वाला है, 100% प्रश्न आने वाला है, 100% आएगा ही आएगा। चलिए, तो पहला हो गया सहमति देना, दूसरा हो गया सहमति ना देना, और तीसरा हो गया विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करना, और चौथा है पुनर्विचार हेतु भेजना, जो कि द्वितीय में शामिल है। ठीक है ना? ये ठीक है। अगला आता है अनुच्छेद 201। क्या राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी है? जब कोई राज्य विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं, स्वीकृति देना या स्वीकृति ना देना। मतलब राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। यदि वो मनी बिल नहीं है, तो राष्ट्रपति उसे संदेश सहित पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, जैसा अनुच्छेद 200 में राज्यपाल भी कर सकता है। लेकिन अगर पुनः पारित विधेयक है, तो फॉर हिज कंसिडरेशन, विचार के लिए, पुनः पारित विधेयक राष्ट्रपति को दोबारा प्रस्तुत किया जाता है फॉर हिज कंसिडरेशन, विचार के लिए। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना? अनुच्छेद 142 में क्या कहता है? पूछा जा सकता है ये भी। पूर्ण न्याय हेतु न्यायपालिका की शक्ति। यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार देता है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट किसी वाद में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश या डिक्री पारित कर सकती है। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। ठीक ठाक मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए अगला पढ़ते हैं, बॉयलर अधिनियम। तो क्या है बॉयलर अधिनियम? बॉयलर आप जानते क्या होता है? नहीं जानते तो बता दे रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए कि एक ऐसे कोई ऐसा यंत्र है जिसमें जो है पानी गया और पानी से स्टीम बना। क्या बना? स्टीम। अब इसी स्टीम का प्रयोग होगा टरबाइन में। टरबाइन को बेसिकली ऐसे दिखाते हैं, ठीक ना? मतलब ऐसे नहीं दिखाते हैं, मैं ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना? टरबाइन, ठीक ना? पंखी लगी रहती है, इससे जाकर के भाप टकराती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। यहाँ पर जनरेटर समझ लीजिए। तो बॉयलर एक ऐसी युक्ति है जिसमें जो है पानी डाल के उसको स्टीम बनाया जाता है। स्टीम इज़ नॉट एग्जैक्टली भाप। स्टीम मतलब सुपर हीटेड, बहुत ज़्यादा गर्म, हार्ड। अगर वहाँ पर सामने भी कर दिया तो झुलस जाए बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि स्टीम में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। कितने कैलोरी गुप्त ऊष्मा होती है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? कितने किलो जूल की गुप्त ऊष्मा होती है? कैलोरी नहीं, कैलोरी। तो कितने किलो जूल की गुप्त ऊष्मा होती है आप मुझे बताओ, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स को। चलो, तो बॉयलर उपकरण के बारे में पता चल गया कि भाई दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न करेंगे। 2024 तक लगभग 40 लाख स्टीम बॉयलर संचालित हो रहे हैं। स्टीम बनाने का काम होता है। लगभग 1 सदी पूर्व यानी कि 100 साल पहले बॉयलर अधिनियम 1923 बॉयलर की मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, परिचालन, बदलाव और मरम्मत जैसी तकनीक पहलुओं को विनियमित करता था। तो बॉयलर अधिनियम भी याद कर लीजिए कि कब आया था? 1923 में आया था। अंग्रेजों का समय चल रहा था। हाल के समय में भारत सरकार ने संविधान पूर्व के पुराने कानूनों की वर्तमान जरूरतों के अनुसार समीक्षा करने का व्यापक अभियान प्रारंभ किया। इसी क्रम में 1923 के बॉयलर अधिनियम की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिनियम में कई प्रावधान अप्रासंगिक हो गए। विधायी प्रक्रिया बॉयलर संविधान के समवर्ती सूची के तहत आते हैं। अब ये देखिए, प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है कि बॉयलर किसके अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया।
समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकता है। जिसके ऊपर बॉयलर विधेयक 2024 को राज्यसभा में 8 अगस्त को पेश किया गया। राज्यसभा इसको पारित करती है, फिर लोकसभा में पारित होता है और 4 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है और कुल मिलाकर के बॉयलर अधिनियम आ गया। ठीक है, क्या आता है? बॉयलर एवं बॉयलर घटकों के निर्माण, उसकी स्थापना, परिचालन, बदलाव और मरम्मत संबंधी विनियमन। तो बॉयलर और बॉयलर घटकों के निर्माण, तो बॉयलर है तो बॉयलर में बहुत सारे घटक हैं, मतलब अंदर अजीब अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे अब आपको कैसे बताऊं, देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब ये होता है, बस हल्का सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए बॉयलर में ऐसे ट्यूब्स लगा दी, इसको एक डिब्बे में बंद कर दिया, गोल बंद कर दिया, लंबे में बंद कर दिया, मतलब बेलनाकार बंद कर दिया, डिपेंड करता है, ऐसे बंद कर दिया, ठीक है ना। बेसिकली ऐसे तो बंद नहीं करेगा, बंद करेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि ये जो ट्यूब है ना, ये वाटर ट्यूब अगर बॉयलर होगा तो वाटर कहाँ होगा? ट्यूब के अंदर, और बाहर आग जल रही होगी जिससे वो गर्म होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? फायर ट्यूब बॉयलर, तो अंदर क्या होगी? फायर होगी और बाहर क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है। मतलब खड़े करने के हिसाब से भी 2 टाइप का होता है कि मतलब एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर हो सकता है, वर्टिकल बॉयलर हो सकता है, बहुत अलग अलग नाम होता है यार, उतना डेप्थ में नहीं जाना है। मतलब कुल मिला के मतलब ये जानना है कि हमें जो है बॉयलर के घटकों के निर्माण, कि किस तरह के घटक, कॉपर पाइप लगाएंगे कि कौन सी पाइप लगाएंगे, स्थापना उसकी, परिचालन की कैसे लेके जाएंगे, अभी तक कैसे ले जाते हैं, कभी ट्रक वक पे देखा होगा बहुत बड़ा सा ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर जो है लदा हुआ है, नट वट उसमें कसे हुए हैं, वो बॉयलर है, ठीक है ना। बदलाव कोई करनी हो, कोई मरम्मत संबंधी कोई भी एक्ट हो, कोई क्लॉज हो, तो उसमें विनियमन किया जा रहा है। बॉयलर बोर्ड का गठन किया गया है। तो बॉयलर बोर्ड का गठन कैसे किया गया है कि राज्य सरकार को बॉयलर के निरीक्षण प्रमाणन के लिए निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा कि अब बॉयलर का अगर निरीक्षण करना हो, इंस्पेक्शन करना हो, तो उसके लिए भी एक आदमी नियुक्त करेंगे। तो ये चीज़ बताई गई राज्य सरकार को। निजी व्यक्ति को बॉयलर के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए मान्यता का प्रावधान होगा कि जैसे आप निजी व्यक्ति हैं, आपको बॉयलर की अच्छी जानकारी है, तो आप प्रमाण पत्र हासिल करिए, ठीक है, वो किसी एग्जाम के थ्रू ही होगा, और फिर आप बॉयलर के निरीक्षक बन जाएंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। विभिन्न अपराधों और दंडों का प्रावधान, 2 वर्ष तक का कारावास इसमें डाला गया, 1 लाख रुपए जुर्माना डाला गया कि बॉयलर से छेड़छाड़। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि बहुत पहले गोरखपुर में जो फर्टिलाइज़र था, ठीक है ना, जहाँ पर फर्टिलाइज़र बनती थी, खाद बनती थी, ठीक है ना, तो वहाँ जो विस्फोट हुआ था वो कैसे हुआ था? बॉयलर से हुआ था। कैसे हुआ था? देखिए बॉयलर का एक फिनोमेना है कि, या पानी का ही फिनोमेना समझ लीजिए, गीजर से समझ लेते हैं। बॉयलर मतलब गीजर टाइप की युक्ति समझ लीजिए। तो होगा क्या कि जब आपकी पाइपों के अंदर पानी जाएगा तो स्केलिंग होगी। स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग मतलब होता है कि कुछ पीला सा, कुछ कैल्शियम का डिपोजिशन, समझ में आ रहा है कि जैसे जब आपके गीजर है ना, या मतलब इमर्सन रॉड देखें आप, जो जिससे पानी गर्म किया जाता है, ऐसे 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 करके होती है कुछ लोगों के घर में, ऐसे बजाज की, ऐसे पानी बाल्टी में ऐसे डाल देते हैं और पानी जो है गर्म हो जाता है। पहले यही ज़्यादा चलती थी। तो देखते होगे कि जब पानी गर्म हो जाता है तो इसके बाहर स्केलिंग हो जाती है, मतलब जम जाता है, कुछ पीला सा, कुछ वाइट सा, ठीक है ना। ये स्केलिंग हो गई गोरखपुर में, ठीक है ना। और स्केलिंग जब हो गई तो उसके बावजूद जो है इसमें चीज़ें बॉइलिंग के लिए चलती रहीं। तो स्केलिंग की एक फिनोमेना है, चूँकि स्केल जो होगा, यानी कि जो उसमें गंदगी जुट गई कैल्शियम की, वो उतना टेम्परेचर पाने पे उतना प्रसार नहीं करेगी जितना बॉयलर करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी धातु को गर्म किया तो हो सकता है वो ज़्यादा फैल जाए। कैल्शियम को गर्म करोगे या किसी ऐसी चीज़ को गर्म करोगे जो स्केलिंग है, गंदगी है, वो उतना प्रसार नहीं करेगी। तो जब डिफरेंट प्रसार होगा, जैसे ये इतना फैलना चाह रहा है, समझिए, ठीक, इसके अंदर की जो स्केलिंग हुई है वो बस इतनी फैल रही है। तो क्या इन दोनों में लड़ाई हो रही है कि नहीं लड़ाई हो रही है? सामान्य शब्दों में तो जब लड़ाई हो रही है तो इसके बीच में सुराख बन रहा है, और ये सुराख अगर एक बार बन गया तो बॉयलर में विस्फोट के चांस होते हैं। नहीं भी बना तो यहाँ से स्टीम लीक करेगी, ठीक है ना, और नहीं भी बना तो बॉयलर में ब्लास्ट के चांस होते हैं। तो वही हुआ गोरखपुर में, इस तरह से जो है यहाँ पर गड़बड़ी हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, मुझे जहाँ तक ज्ञान है, मतलब उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बॉयलर में ही दिक्कत हुई थी, मेरे संज्ञान में इतना ही है। अगर उसमें कोई अतिरिक्त चीज़ हुई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मतलब आइडिया। तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हुआ कि भाई अगर कोई गड़बड़ी होती है। अनुपालन के लिए क्या क्या शर्तें हैं कि बॉयलर की डिज़ाइन ड्राइंग का निरीक्षण किया जाएगा कि कैसी ड्राइंग बना रहे हो, क्या डिज़ाइन है, और उसका जो प्रमाणन है यानी कि ऑथेंटिकेशन है उसको भी देखा जाएगा।
चरणबद्ध निरीक्षण करेंगे, 12 महीने में अनिवार्य पंजीकरण कराना जरूरी होगा। 25 लीटर से कम क्षमता वाले 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वाले कम दबाव और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दबाव पर बॉयलर पर लागू नहीं होता है। तो किस पर लागू नहीं होता है? जो छोटी क्षमता का बॉयलर है, यानी कि केवल 25 लीटर पानी गर्म करेगा, घर में यूज कर रहे हो गीजर टाइप का या बॉयलर टाइप का। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर से कम का दबाव है, क्या ही दबाव है, ठीक है ना, और 100 डिग्री टेम्परेचर तक केवल गर्म कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत हताहत होने की दिक्कत नहीं है। फट जाएगा, थोड़ा बहुत चोट वोट लग सकता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो इस पर लागू नहीं होता है। समझ में आ गया बॉयलर वाला? अच्छा, बॉयलर वाला अगर समझ में आ गया और किसी और चैनल पे देख लीजिए, अगर वहाँ समझ में आ गया, अच्छा, अगर आपको लगता है कि मेरा बढ़िया समझ में आया तो तुरंत यार ठोको लाइक, क्या बैठे हो, हमारे दोस्त हो यार तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कई सारे मेरे फ्रेंड भी देखते हैं तो हमेशा कहते हैं कि यार तुम पढ़ाते हो, मजाक करते हो, तो देखिए पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना कि बिल्कुल ऐसे ओ मित्रों देखते हैं ये वो, ऐसे रट्टा रटाई नहीं पढ़ाया जाता यार, एकदम समझ, जैसे मतलब बड़े भाई की तरह, दोस्त की तरह, मित्र की तरह, ऐसे मतलब इस तरह का थोड़ा, एक आध लोग भैया भी बोल रही हैं तो उस तरह भी थोड़ा सा। चलिए अगला न्यूज़ है हमारा कि भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास का प्रथम चरण, देख लेते हैं ये क्या है। अब अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है, सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास का प्रथम चरण, देखते हैं न्यूज़ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अद्यतन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024 से 26 एक सुरक्षा कवरेज दे रहा है, जो कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज देगा, जो कि 21 में 24.4% था, दोगुना होकर 2024 में 48.4% हो गया। कल्याणकारी पहुंच का उल्लेख करता है, मतलब कुल मिलाकर के विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जो है 2024 से 26 तक की, वो क्या करती है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या है, कि भाई सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि कल्याणकारी कोई योजना चली, जैसे पेंशन की बहुत सारी योजना मैंने आपको बताई, या फिर मुफ्त में कुछ राशन मिल रहा है, या फिर यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उनकी कितनी पहुँच है, यानी कि नीचे के लोग उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। इतना इस अंग्रेजी टाइप का लिखा रहता है कि अगर समझाया ना जाए तो आधे लोग तो समझ ही नहीं पाए लिखा क्या है। नाम याद कर लीजिएगा, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ILO जारी करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। तो 24.4% था 2021 में, ये डबल हो गया, ये डेटा भी याद कर सकते हैं। 19 मार्च 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास के प्रथम चरण की शुरुआत की गई, ठीक है। इसका पहल का उद्देश्य क्या है कि भारत के कल्याण परिदृश्य को की अधिक समग्र तस्वीर के लिए कई योजनाओं से डेटा को समेकित करना, मतलब जो भारत का कल्याण परिदृश्य है उसका मतलब कई सारा डेटा लेंगे, क्योंकि ILO की अद्यतन रिपोर्ट में भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 48.8% बताया गया, ठीक है, जो भारत सरकार के अनुसार सही तथ्य नहीं है, ठीक है। भारत सरकार क्या कह रही है, पहले चरण में 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 10 राज्य जो है इन पर डेटा लाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत के अनुसार लगभग 92 करोड़ लोग, जो कुल जनसंख्या का 65% है। अब देखिए सरकार क्या कहती है, लगभग 92 करोड़ लोग, जो कुल जनसंख्या का 65% हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है। अब वो 48 कह दिए हैं तो इससे परेशानी हो रही है। तो भाई 2021 में उसने 24 भी तो कहा है, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए, तो बहुत कम था, आप ही की सरकार थी। तो अभी 4 साल में अगर डबल हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं डबल नहीं 3 गुना हो गया, तो ठीक है, ये भी अच्छी ही बात है। 21 3 63, तो वही 3 गुना लगभग हो गया है। सरकार कहती है कि 65% हो गया है, चाहे वो नगद सहायता प्राप्त कर रहे हो या वस्तु के रूप में सहायता प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। आयुष्मान भारत की बात अब डेटा देता है आयुष्मान भारत के ऊपर कि 26 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको ABPMJ कहते हैं, ठीक ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य प्रदान करता है आयुष्मान भारत, ये तो आपको पता होगा, तो थोड़ा सा आप इसको हल्का सा हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि PMGKY, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयां जो थी उनको दूर करने के लिए शुरू की गई योजना है। कमजोर आबादी को मुफ्त खानदान उत्पन्न कराती है। दिसंबर 2024 तक 80.67 लाख करोड़ लोग, सॉरी लाख नहीं, 6-7 करोड़ लोग मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, जो कि 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लक्षित लक्ष्य के करीब है। मतलब इसमें टारगेट किया गया था कि देश में जितने लोग हैं लगभग उनका आधा, लगभग आधा इसको जो है खाद्यान्न दे दिया जाए। तो ये बुरी बात भी है भाई, इतने लोग जो है सरकार से खाना लेके खा रहे हैं, और अच्छी बात नहीं है, डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ठीक है कि ये योजना जो है इतने लोग को आच्छादित कर रखी है, नाम है गरीब कल्याण अन्न योजना। ई श्रम पोर्टल, ये अच्छा पोर्टल है, क्या कहता है
कि असंगठित श्रमिक के राष्ट्रीय डेटाबेस को बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को शुरुआत की गई। पोर्टल कब शुरू हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल आया। किस लिए आया था? असंगठित श्रमिकों के लिए। असंगठित क्या होते हैं? जो आपके चौक पर लेबर लोग खड़े रहते हैं ना, जिनको सुबह लाने के लिए कोई जाता है, वो असंगठित है, मतलब उनका कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। तो ये इसके लिए जो है शुरू की गई एक पहल थी, जिसमें श्रमिकों की बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सार्वभौमिक खाता UAN प्रदान करती है, ठीक है। फिर आता अटल पेंशन योजना, 9 मई 2015 को शुरू की गई ये योजना एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है। गरीबी घटाना, पिछले दशक में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों के तहत 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। बहुआयामी गरीबी क्या होती है? इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है। होती क्या है? तो इसको समझने के लिए जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ढंग से समझा दूंगा, जो सरकार के हस्तक्षेप के व्यापक प्रभाव को दिखाती है, कि मतलब हर सेक्टर में मिला के जो गरीबी होती है, समझ लीजिए वही मल्टी डायमेंशनल है। उसके लिए डायमेंशन डिसाइड कर रखे हैं कि फलाना के साथ ऐसा होगा तभी वो गरीब है। फिर कौन सी न्यूज़ है? ठीक है, एक राष्ट्रीय राजधानी की न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? न्यूज़ है कि भाई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ। तो चुनाव से संबंधित हम लोग को बहुत कुछ देखना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि कुल संख्या कितनी होती है? 70 है। कितनी अनुसूचित जातियाँ सीट है? तो 12 है। कब संपन्न हुआ? तो 5 को संपन्न हुआ, ठीक है ना। 26 वर्षों बाद सत्ता में आती है बीजेपी को प्राप्त सीटें 48 थीं और आम आदमी को 22 थीं। रेखा गुप्ता महिला के रूप में 9वीं मुख्यमंत्री बनती हैं, ठीक है। और शालीमार बाग से हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कहाँ से है? तो रेखा गुप्ता शालीमार बाग से चुनी जाती हैं, ठीक है। फिर अरविंद केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है। हारे किससे थे? परवेज साहब सिंह से हारे थे, कोई मतलब नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जो है ये दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ आप याद रख सकते हैं कि भाई इनके पहले एक महिला थी, शीला दीक्षित थी, उनके पहले कौन महिला थी, ठीक है। इस तरह का कुछ डेटाबेस आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ भी पढ़ने वाला नहीं था। अगला है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत की आधिकारिक यात्रा की। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष जो है वो भारत आया है। यूरोपीय आयोग हिंदी में क्या बोलेंगे? यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। मतलब यूरोपीय देशों को मिलाकर के एक यूनियन बनाई गई है, जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। तो भारत के साथ यूरोप का संबंध तो 400-500 साल पुराना है, बड़ा लूटे हैं। तो द्विपक्षीय संबंध लेकिन 1960 का है, भारत की आज़ादी के बाद से, ठीक है ना। 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। 2004 में हेग नीदरलैंड में आयोजित 5वें भारत यूरोप शिखर सम्मेलन के दौरान भारत रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया। आगे बात करती है कि आया कौन? तो नाम था इनका उर्सुला वॉन डेर लेन। कब ये? तो इनकी नियुक्ति जो है अभी मुझे लगता है कि 2 वर्ष पहले हुई है। तो याद रखिएगा 27-28 फरवरी को ये आई हुई है, मतलब फरवरी खत्म होने वाली थी तब आई हुई है। उर्सुला वॉन डेर लेन इनका नाम है। ये अध्यक्ष के तौर पर भारत का 3रा दौरा कर रही हैं। भारत बहुत पसंद आ रहा है। इनका नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के आधिकारिक दौरे पर रहे। यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का पहला भारतीय दौरा ये था। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। तो व्यापारिक साझेदारी की बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो 2023 में 124 बिलियन यूरो मूल्य के माल व्यापार में, जो कि टोटल का 12.2, मतलब पुराना डेटा है कि 2023 में 124 बिलियन यूरो मूल्य के माल व्यापार किया, जो कि भारतीय व्यापार का 12.2% है। लगभग 1/8 मान सकते हैं। अगला आता है प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा। तो इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि कब से हुआ, एक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कि फ्रांस से जो 1947 का संबंध है, 1998 में दोनों देश राजनयिक संबंध को उन्नयन करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्रदान करते हैं। 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में एक रोड मैप बनाने पर सहमति होती है। आया कौन था? तो राष्ट्रपति आए थे वहाँ के, इमैनुअल मैक्रोन या मैक्रो नाम है इनका। 10 से 12 फरवरी के आते हैं। फ्रांस की आधिकारिक यात्रा भारत में होती है। कब आए हैं? नरेंद्र मोदी का फ्रांस, अच्छा नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, 10 से 12 फरवरी में। और ये उनका 6वां दौरा था। तो ये भी याद रखिएगा कि चौथा दौरा था तो 6वां दौरा था। इससे पहले वो जुलाई में 2023 में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर गए। बैस्टिल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गए। अब ये बैस्टिल दिवस क्या होता है? तो अगर आप NCERT पढ़े होते 9th की, तो ये बैस्टिल के जगह पर बास्तील आपको पता होता, ठीक है ना। बास्तील का पतन सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है ना। तो फ्रांस में एक दीवार थी जिसको गिराया गया, वो बैस्टिल डे या बास्तील का पतन कहलाता है, ठीक है। तो बैस्टिल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रूप में दौरा करते हैं 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, ठीक है।
किसकी 25वीं वर्षगांठ? तो भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की। ज्ञातव्य है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जनवरी 2024 में भारत के दौरे पर थे। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे पिछले वर्ष, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। ये आपको पता होगा, काफी ज्यादा न्यूज में रहा, तो इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जा रही है, क्योंकि एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी उसमें उपस्थित रहे। वो बता रहे थे कि अगर एआई को कमांड दोगे तो राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड, मतलब अगर दोगे भी कि राइट हैंड से लिखिए, तो ऐसा कुछ था कि राइट हैंड से लिखिए तो भी वो लेफ्ट हैंड से लिखेगा, ऐसा मतलब कुछ था कि लेफ्ट हैंड से लिखिए राइट लिखेगा, या राइट के बोलिए लेफ्ट लिखेगा। तो आप करके भी देख लीजिएगा, एआई को कोई कमांड दीजिए कि पेन इन राइट हैंड, तो भी वो लेफ्ट हैंड में पकड़ेगा, इस तरह का कुछ कमांड था, ठीक है ना। मतलब राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हूँ, या हमेशा राइट में ही पकड़ेगा, ऐसा कुछ था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की एआई, मतलब भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बाकी जो है कोई इसमें न्यूज़ जो है नहीं है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का निर्णय लिया भारत और फ्रांस। यूएई और भारत के निमंत्रण पर फ्रांस जो है, ये इंपॉर्टेंट है, यूएई और भारत के निमंत्रण पर फ्रांस ने कहा कि हम मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो जाएंगे। अलायंस फॉर क्लाइमेट में हम शामिल हो जाएंगे। चलो, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र और विवाद। क्या बात है कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र की जरूरत पड़ जा रही है? ओहो सिट। चलिए 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 चलिए, ये मतदाता पहचान पत्र को बोलते हैं ईआईसी कार्ड, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या विवाद है। 27 फरवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तो भाई तो वहाँ तो होता ही रहता है, राज्यों में मतदाता पहचान के डुप्लीकेट नंबर प्राप्त हो रहे हैं कि भाई किसी का जैसे मान लीजिए आपका 420 नंबर है, 420 अच्छा लगता है ना, 420 नंबर 786 है, ठीक है, गो फॉर 786 आपके मतदाता पहचान पत्र का नंबर है, और सेम नंबर का जो है 786 ही कोई मेहताब बानो को जारी हो गया, तो आपको परेशानी होगी कि भाई दो लोग पहुंच गए एक ही नंबर के, ये गड़बड़ी है, ठीक है ना। इससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गया कि भाई क्या कर रहे हो, तुम लोग के पास डेटा भी नहीं है। मतदाता पहचान प्रणाली की विश्वसनीयता पर बहस होने लगी। क्या है, चुनाव आयोग क्या प्रतिक्रिया देता है? ईआईसी ने स्वीकार किया कि यह एक दशक से लंबित तकनीकी खामी है, एक दशक से लंबित तकनीकी खामी, और उसे 3 महीने के भीतर ठीक किया जाएगा। कितने महीने के भीतर? 3 महीने के भीतर, ठीक है। फिर कहता है हालांकि चुनाव आयोग ने 2 माह में ही सुधार कर लिया। ईपीआईसी, अच्छा ईआईसी नहीं बोलते, सॉरी, बताइए गलत हो गया मेरा, पूरा जो है यहाँ पर बंडल बन गया, ईपीआईसी कार्ड बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है, सीखना चाहिए, ठीक है। तो सीख लिया मैंने कि अच्छा ईसीआई बोल देते हैं, ईपीआईसी। ईपीआईसी मामले को चिन्हित कर सभी प्रभावित मतदाताओं को नई ईपीआईसी जारी कर दिया, अद्वितीय पहचान कोड प्रदान किया गया, एरोनेट प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया गया, इसे ईपीआईसी नंबर को दोहराओ रुक जाए, ठीक है। तो इसमें कोई न्यूज़ नहीं है, फालतू है। ईपीआईसी होता क्या है? तो इलेक्ट्रोनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, 10 अंक का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ये याद रखिए। ईपीआईसी जो है 10 अंक का अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब, अल्फा मतलब ABCD, और न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4, ऐसा रहेगा, कुल 10 अंक का। ई भी लगा लीजिए और यहाँ पर 5 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 10 अंक का रहेगा। 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे TN शेषन के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई। तो बहुत तगड़े चुनाव आयुक्त थे, इनके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। TN शेषन के बारे में डॉक्यूमेंट्री जो है आप देख सकते हैं, जब आपको समय मिले तो आप देख सकते हैं, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, बढ़िया व्यक्ति हैं TN शेषन। एरोनेट है क्या? 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाता सूची के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए होता है, नाम है एरोनेट। तो अब पूछ लेगा एरोनेट क्या है? एक तरह का नेट है, एक तरह का वो है, एक तरह का मतदाता सूची में सुधार है, तो इसको आप कर लेंगे। बाकी 324 से लेकर के 329 भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में दिया है। 24 में कहता है निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग में है। 25 में कहता है मतदाता सूची में किसी नागरिक को जाति धर्म लिंग के आधार पर वंचित नहीं कर पाएंगे। 26 में कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक मतदान का अधिकारी होगा, ठीक है। कब हुआ? 61वें अमेंडमेंट में हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यानी कि लोक प्रतिनिधित्व को बोलते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ऐसा करके कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। 1950 में धारा 17 कहती है कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं होगा, कि गांव से भी वोट डाल रहे हो, घर से भी वोट डाल रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। धारा 18 कहती है कोई व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं होगा, आपका नाम 2 बार नहीं हो सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या कहता है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में ये कहता है, इसको लिख भी दे रहा हूँ।
PEOPLE, ठीक है ना। पीपल एक्ट जो है 1951 का था। अगला देखते हैं, मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित कुछ विवाद है। एक्चुअली है क्या कि मुल्ला पेरियार बांध, जब मैं पढ़ा था न्यूज़ हिंदू में, तो मुल्ला पेरियार बांध जो है काफ़ी पुराना है और अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, 100 साल हो चुका है। तो अब कहा जा रहा है कि इसकी जगह पर कोई एक नया जो है बनाइए, क्योंकि मरम्मत और अम्मत को उस पर मत ज़्यादा फोकस करिए, गिर उड़ जाएगा, लेने के देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि मुल्ला पेरियार बांध भारत के सबसे पुराने और जटिल अंतर्राज्यीय जल विवादों में से एक है, जिसे तमिलनाडु और केरल सरकारें बांध की सुरक्षा, संचालन और मरम्मत कार्य को लेकर मतभेद रखती हैं। 19 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में केरल के खिलाफ तमिलनाडु की शिकायतों की जांच करने के लिए एक पर्यवेक्षी समिति, सुपरवाइजरी कमेटी का विचार करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के प्रमुख की अध्यक्षता ने इस समिति का गठन 3 जनवरी 2025 को किया। 6 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय और पर्यवेक्षी समिति के सिफारिशों को लागू किए जाने के निर्देश दिया। स्मरणीय तथ्य यह है कि भाई मुल्ला पेरियार बांध जो है वो केरल और तमिलनाडु के बीच में थोड़ा सा विवाद का कारण बनता है कि तुम इसको ठीक कराओ, तुम इसको ठीक कराओ। ये केरल के इडुक्की जिले के थेकड्डी में पेरियार नदी पर स्थित एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। चिनाई वाला क्या होता है, तो गारा मिट्टी से जोड़ा हुआ बांध है, और गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी डैम है, ठीक है ना। यह बांध मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बना हुआ है। 1887 में शुरू हुआ, 1995 में पूरा हुआ। इसका निर्माण पेनी क्यूइक के नेतृत्व में किया गया, ठीक है ना। अंग्रेजों के समय बना हुआ यह है, मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बना है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि मुल्ला नदी के संगम पर बना हुआ बांध है। 1979 में केरल सरकार ने बांध की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर के चिंता व्यक्त की और इसे नया बनाने की मांग की। तब से मुद्दा प्रशासनिक और न्यायिक गतिविधियों में फंसा हुआ है। तमिलनाडु का पक्ष यह है कि तमिलनाडु द्वारा मुल्ला पेरियार बांध के जलस्तर को बढ़ाकर 136 फीट से 142 फीट करने तथा अन्य सुदृढ़ीकरण उपायों की मांग की गई थी, जबकि केरल द्वारा केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम पारित कर इसे खतरनाक बांधों की सूची में डाल दिया गया। मतलब तमिलनाडु ये चाहता था कि इसको और ऊंचा कर दो, ऊंचा कर दोगे तो और ज़्यादा पानी रुक पाएगा, 136 फीट से जलस्तर जो है 142 फीट चला जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जब ये बांध पुराना हो गया है, टूटेगा तो क्षति भी तो उसी तरह की होगी, पूरा का पूरा बही जाएगा केरल वहां से, ठीक है। तो केरल कह दिया कि भाई ये खतरनाक बांध की सूची में, तो मुझे तो लगता है ठीक कह रहा था। केरल का पक्ष क्या है कि बांध 125 वर्ष से अधिक पुराना है, कई संरचनात्मक समस्या से ग्रस्त है, बांध टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती बारिश के कारण इसको खतरा है। अन्य बहुत सारा महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे मुल्ला पेरियार बांध संधि त्रावणकोर के महाराजा और भारत के ब्रिटिश सचिव के बीच एक पट्टा समझौता है, ठीक है। महाराजा और भारत के ब्रिटिश सचिव के बीच पट्टा समझौता। इस समझौते पर 1886 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया और 1970 में इसका नवीनीकरण किया गया। यह समझौता 999 वर्षों के लिए था, जिसे अन्य 999 वर्षों के लिए बढ़ाने का विकल्प भी था। कि पहले 1000 साल ये चलेगा, फिर 1000 साल चलेगा, लेकिन इतना तो चल नहीं पाएगा, ठीक है। अगली न्यूज़ जो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है लीड्स 2024 की रिपोर्ट। लीड्स क्या है कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंसेस है। नाम ही से पता चल रहा है कि भाई जो भी लॉजिस्टिक है, जो भी सामान ढोने के माध्यम है, चाहे सड़क हो, चाहे नौ परिवहन हो, या विमान से हो या ट्रेन से हो, इसको स्टेट्स के अक्रॉस यानी कि एक दूसरे स्टेट में कितना आसानी से किया जा सकता है, तो इसी पर लीड्स की रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो ये सर्वेक्षण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जारी किया जाता है। और सेंट्रल जो आपका कमर्स इंडस्ट्री है, उद्योग इंडस्ट्री है, सॉरी कमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसी के अंदर में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। लीड्स का प्रथम प्रकाशन हुआ था आपका 2018 में। स्मरणीय तथ्य क्या है कि इस रिपोर्ट का 6वां संस्करण है, पीयूष गोयल द्वारा जो है जारी किया गया ये, ठीक है। इस रिपोर्ट में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक प्रणालियों की गहन समीक्षा आ गई। कहता है कि यह रिपोर्ट धारणा आधारित और उद्देश्य परक दोनों संकेतक पर आधारित है। तो पहला तो धारणा आधारित भी है कि परसेप्शन बेस्ड है कि ऐसा ऐसा होता होगा, फिर यहाँ से जो है नाव से ले जाते होंगे, फिर यहाँ से जो है ट्रेन कर देंगे और यहाँ से जो है गाड़ी कर देंगे। लेकिन हो सकता है गाड़ी की जगह कभी बैलगाड़ी आ जाती हो, ठीक है। लेकिन परसेप्शन बेस्ड है, यही मेरा मतलब था कि गाड़ी सोच रहे हैं कि गाड़ी से गया, फिर लोडर से गया, फिर ऐसे, लेकिन हो सकता है वहाँ बैलगाड़ी से गया बेचारा, ठीक है। फिर उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव दोनों पर है। 17 धारणा आधारित संकेतक है, 17 धारणा आधारित संकेतक है, जिसमें 4 प्रमुख संबंधों में वर्गीकृत किया गया। वर्ष 2024 में सस्टेनेबल एंड इक्विटी लॉजिस्टिक को चौथे स्तंभ के रूप में पहली बार शामिल किया गया, ठीक है। तो देख लेते हैं, स्थल रुद्र राज्य की बात करता है तो उसमें अचीवर्स कौन है, फास्ट मूवर्स कौन है और एस्पायर्स कौन है। मतलब सबसे तगड़ा कौन है, उससे कमजोर कौन है और उससे कमजोर कौन है, ऐसा ही कुछ है। नहीं, सबसे तगड़ा कौन है, अचीवर कौन है, फास्ट मूवर कौन है और एस्पायर कौन है, ठीक है ना। सबसे तेज, उससे कम, ठीक।
एक सेकेंड, यानी कि ऐसे समझ लीजिए, इसको ए प्लस मिला है, इसको बी प्लस मिला है, इसको सी प्लस, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए, कहता है स्थल रुद्ध राज्यों की बात की जाए, जैसे उत्तराखंड हो गया। स्थल रुद्ध क्या होता है? स्थल रुद्ध कंट्री, पहले समझ लीजिए कि ऐसा कंट्री जिसका जो भी बॉर्डर है ना, वो किसी भी ओशियन को नहीं लगता। ओशियन मतलब महासागर के आसपास नहीं, ठीक है ना, उसको बोलेंगे स्थल रुद्ध। अगर झील वील से लगता है तो कोई मतलब नहीं। जैसे आप कजाकिस्तान को देखेंगे तो कजाकिस्तान स्थल रुद्ध है, जबकि बहुत बड़ा कैस्पियन सी उसके पास है। बेसिकली कैस्पियन सी तो है नहीं यार, वो क्या है, एक झील है, बड़ी झील, ठीक है। तो इसलिए कजाकिस्तान जो कंट्री है वो आपकी स्थलरुद्ध हो जाती है, ठीक है ना। अब कजाकिस्तान मैप में देख लो, उतना तो मैं दिखाऊंगा नहीं, कम से कम तैयारी करने जाएंगे तो उतनी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो स्थलरुद्ध राज्य उसी तरह से कि भाई कहीं से उसका बाउंड्री जो है नहीं लग रहा है समुद्र मुद्र से, पानी वानी से। तो उत्तराखंड हो गया, पता ही है आपको, हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अब तेलंगाना इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि तेलंगाना टूटा होगा, कहीं किनारा पड़ रहा होगा आंध्र प्रदेश का, ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश अगर ऐसे था, तेलंगाना यहाँ से टूटा, ठीक है ना, तो कभी उसको बाउंड्री मिली ही नहीं। जैसे मतलब भारत ऐसे है तो भारत में ऐसे आंध्र प्रदेश है, ठीक, तो तेलंगाना बेचारा यहाँ से टूटा है, तो उसको कभी ये वाला नहीं मिला। इसीलिए जो आंध्र प्रदेश को कोस्टल एरिया मिलता था आज भी मिल रहा है। फिर फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इसको याद करना पड़ेगा, मैं नहीं याद करा पड़ूंगा कि स्थल रुद्ध देशों में अचीवर श्रेणी में कौन है या फास्ट मूवर्स में कौन है, एस्पायर, तो मैं कैसे याद कराऊंगा। बस जान जाइए कि तटीय राज्यों में ये लोग अचीवर्स हैं। महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। फिर गोवा वाले जो फास्ट मूवर्स हैं, गोवा, आंध्र प्रदेश, और पश्चिम बंगाल और केरल जो है एस्पायर्स है, ठीक है। फिर इसी प्रकार आता है पूर्वोत्तर राज्यों की बात आती है तो मणिपुर एस्पायर्स है, सिक्किमपुर जो है फास्ट मूवर है और ये अचीवर है, असम और अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली सबसे तेज है भाई, अंडमान निकोबार बेचारे एस्पायर से सबसे बेकार। चलिए, त्रिपुरा, त्रिपुरा का भाषिणी के साथ जो है एमओयू हुआ है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म कर देंगे। इसको पढ़ के हम लोग इसको यहीं खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ISFR से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, त्रिपुरा का क्या आया है, भाषिणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग के दृष्टिगत जो सीतारमण जी हैं, उन्होंने केंद्रीय 2021-22 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन लाया, जिसको NLTM बोला जा रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कब लाया गया, तो बजट 2021-22 में इसका प्रावधान था कि राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NLTM, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की शुरुआत की जाए या घोषणा की जाए, ठीक है ना। तो घोषणा हो गई थी उस समय। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को भाषिणी नाम दिया गया। तो यही जो मिशन था, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, इसका नाम है भाषिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषिणी को 3 वर्ष की अवधि हेतु 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC के अधीन डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग भाषिणी की गतिविधि और प्रबंधन का संचालन कर रहा है। मतलब एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DIBO, डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग। यही जो है उस भाषिणी का, भाषिणी मतलब क्या है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, उस भाषिणी का जो है प्रबंधन कर रहा है। स्मरणीय तथ्य ये कि 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति आती है, त्रिपुरा सरकार डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के साथ एक समझौता MOU करती है। MOU मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, समझौता कर लेती है। तो भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया। तो पूछा जा सकता है कि पहले तो पूछेगा भाषिणी क्या है, तो आप बता देंगे NLTM है, और फिर आपसे पूछेगा कि पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है, तो आप बता देंगे कि पूर्वोत्तर का पहला राज्य त्रिपुरा है। साथ ही देश का 8वां राज्य बन गया जो कि भाषिणी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। भाषिणी का फुल फॉर्म दे देते हैं, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, यही नाम है इसका। तो भाषा, ठीक है, इंटरफेस फॉर इंडिया, ठीक है ना। ये डार्क है तीनों, इससे आपका निकल जाएगा, ठीक है। और ये AI संचालित भाषा अनुवाद मंच है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। अब कहाँ काम किया है, तो महाकुंभ में भाषिणी काम किया है। विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग नहाने पहुंचे, 66 करोड़ लोग के आसपास, ठीक है। इस विविधता में सभी प्रतिभागियों के लिए सहज संचार और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यही जो है भाषिणी का उपयोग किया गया। जैसे हमसे कहा गया कि ध्यान दीजिए कि फलानवा का जो है जूता यहाँ पर छूट गया है, जो भी मित्र का जूता हो ये फलानवा कंपनी का वो आके लेता जाए, ठीक है। जो भी है, कोई पोजीशन बताइए, मतलब क्या बोलेंगे, मंडप नंबर 23 के पास। अब ये सेम चीज़, इतनी आसान चीज़ तो नहीं थी मतलब, लेकिन सेम चीज़ अगर किसी पंजाबी को बोला जाए तो उनको बोला जाएगा ना, सानू ध्यान दीजिए, मतलब जो भी पंजाबी में बोला जाए, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ये बात की जा रही है कि ਤੁਹਾਡਾ पर्स या जूता इधर ही विच छुट गया नू, ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे, ठीक है। तो
सॉरी अगर मतलब आपको मेरी सीरियसनेस नहीं दिख रही है, मैं सीरियस हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मैं भी तो एंजॉय करूँ, 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ यार, तो मुझे भी तो हक है ना, मैं भी तो इंसान हूँ, रोबोट तो हूँ नहीं, भाषिनी नहीं ना हूँ मैं। चलिए, तो भाषिनी का उपयोग किया गया, 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा थी इसमें। इसमें सारी समय सारणी और इत्यादि चीज़ें सब कुछ बता रही थी। तो ये हो गया। अब अगला जो हम लोग है वो हम लोग पढ़ेंगे ISFR की रिपोर्ट, यानी कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें नई आई हैं और हमारे चैनल द PYQ पे ये पहले भी कवर करा दिया गया, बहुत डिटेल्ड कवर कराया गया है जो दूसरे सर हैं उनके द्वारा। तो ये आपको मिलेगा कैसे? तो ये आपको मिल जाएगा अगर आप वन दरोगा वाला, जो वन आरक्षी वाला एक प्लेलिस्ट है हमारे पास, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी हमारे हिंदी का लेक्चर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, और कोशिश भी कर रहा हूँ कि उसमें और इंप्रूवमेंट की जाए, जो भी चीज़ें ग्लिचेज हैं उनको फिर से अपलोड किया जाए। तो अगर कोई लेक्चर यहाँ लास्ट तक देखता है तो प्लीज़ यार जय हिंद आप लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िए, बाकी याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, कुछ चीज़ें जो मैंने कहा है कि ये मैं नहीं याद करा सकता, उसको जरूर याद कर लो, कहीं लिख के याद कर लो, क्योंकि याद करोगे तभी। देखो, एग्जाम निकालने का एक ही फंडा है। वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि एग्जाम निकालने के लिए रटना नहीं पड़ता, ये सरासर झूठ है। ठीक है, अगर आपको रटा हुआ नहीं है तो आप कभी एग्जाम नहीं निकाल सकते। एक रट्टू व्यक्ति ही एग्जाम निकाल सकता है, और रट्टू बनना पड़ेगा, चाहे प्रैक्टिस से या मेहनत से। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।